हाँ जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे अपन ने स्टार्ट कर रखा है 12th क्लास की केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। और आज अपन इसका लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। इसके पहले अपने लेक्चर नंबर 3 तक अपन ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस निकाल लिए हैं, और उसके पहले के जो टॉपिक्स है वो भी कंप्लीट हो गए। तो अब तक अगर आपने देखी नहीं लेक्चर 3 तो वो देखिए पहले, फिर इसको स्टार्ट करिए। देखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में अपन ने पिछली क्लास तक फॉर्मूले वगैरह निकाल लिए थे रेट कांस्टेंट के। फिर अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज वापस वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपन क्वेश्चन से ही। तो क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है एग्जांपल ऑफ सूडो। ये तो देखो, ये सवाल पिछली क्लास में अपन कर चुके हैं। तो इस सवाल का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि अगर अपन सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराए या एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सी एग्जांपल, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। ये क्वेश्चन भी अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। ये वाला भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अपन ने बताया था कि इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। एक बार और देख सकते हैं इसको। देखो, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी क्या नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती। यानी जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होती कभी भी जीरो नहीं आएगी। ये कभी भी इसके टच नहीं होता। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला जो समय होता है, टाइम होता है, वो इनफाइनाइट होता है, या अपन ये कह सकते हैं कभी कंप्लीट नहीं होती। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने पिछले लेक्चर तक कर लिए थे। ये देखिए, ये नया क्वेश्चन है जो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। जेई मेंस 2023 ऑनलाइन में पूछा गया है कि T87.5 इज द रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अंडरगो 87.5% completion and T50 is the time required for the reaction is undergoes 50% completion. The reaction between 87.5 T50 for a first order reaction is x की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर देखो, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो मैंने वहां पे कुछ रिलेशन बताए थे, अपन ने निकाल के भी देखे थे कि जैसे मान लीजिए एक बार दोबारा इसकी बात करें कि जैसे आर नोट है और उसमें से एक हाफ लाइफ चली जाए, तो जो कंसंट्रेशन बचेगी वो कितनी बचेगी, आर नोट बाई 2। फिर एक हाफ लाइफ अगर और कंप्लीट हो जाती है तो कंसंट्रेशन कितनी बचती है, आर नोट बाई 4। और एक हाफ लाइफ और पूरी हो जाएगी तो कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, आर नोट बाई 8। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो कितना है, 87.5%। भाई ये वाला पार्ट जो है वो है 50%, ये वाला जो पार्ट है वो कितना है 75%, और ये वाला पार्ट कितना है 87.5। इसको अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो यहाँ से आप जरूर देखिएगा। तो अपन यहाँ देखने पे क्या पता लग रहा है कि यहाँ से यहाँ पूरा होने में जो हाफ लाइफ लग रही है वो कितनी हाफ लाइफ लग रही है, 3 हाफ लाइफ। इसका मतलब कि T87.5 में लगने वाला जो समय होता है वो एक हाफ लाइफ का, यानी T50% का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे x की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी, 3। तो इस तरीके से अगर आपने ठीक से लेक्चर देखे हैं तो कोई भी एग्जाम में सवाल आया हो आराम से आप आसानी से उसको निपटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T75% और 50% में रिलेशन पिछली बार देखा अपन ने कि T75% जो होता है वो 2 टाइम्स होता है किसका, T50% का। तो ये भी अपन देख चुके। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास, 2 टाइम्स आ जाएगा। जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है, आसान सवाल है। क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट देखिए, अगर हाफ लाइफ 1 मिनट है यानी T50% जो है वो कितना है, 1 मिनट। तो कह रहा है कि T99.9% कंप्लीट होने में लगने वाला समय कितना होगा। तो ये भी अपन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि T99.9% में लगने वाला समय जो होता है वो 50% का, सबसे पहले आप 3.33 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद में 9 में इस वैल्यू में जितनी डिजिट है 9 की, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 की कितनी डिजिट है, 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग किसके मल्टीपल हो जाएगा, 10 के आसपास। तो अगर अपन फाइनली रिलेशन देखना चाहें तो क्या हो जाएगा कि T99.9% जो होता है वो T50% का कितना होता है, 10 टाइम्स होता है। तो T50% की वैल्यू अपने को दे रखी है 1 मिनट, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यानी T99.9% में लगने वाला समय कितना हो जाएगा, 10 मिनट निकाल सकते हैं आप। तो फाइनली अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ 10 मिनट आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे जेई के। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है वो 12th क्लास में आ गया डिस्क्रिप्टिव रूप में। वहां पे देखो कि कैसे क्वेश्चन बन के आता है, वो ऐसे क्वेश्चन बन के आता है कि T99.9% में लगने वाला जो समय होता है वो T50 का 10 टाइम्स होता है, इसको प्रूव करिए। इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आता है। तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करके बताना है तो प्रूव करके कैसे बताएंगे वो भी मैं बता देता हूं। देखो आपको इसको प्रूव करके कैसे बताया जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं अपन। देखो कैसे प्रूव करिए भाई। प्रूव क्या करना, प्रूव ये करना है कि T99.9% में लगने वाला जो समय है वो 10 टाइम्स होता है किसका, T50 का। इसको प्रूव करके बताना। तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो अपन क्या लिखेंगे, T50%। अपने को पता है T50% क्या होता है, 0.693/K। ये आपको पता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, T50% बोले तो हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला होता है। अब मेरे को क्या करना है, T99.9% निकालना है। तो देखो T99.9% कैसे निकलेगा, फॉर्मूला रखेंगे अपन, क्या होता है 2.303/K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ये क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और नीचे वाली क्या होती है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो देखिए क्या मतलब है इसका, आर नोट अगर मैं मान लो 100 मान लेता हूं तो मेरे पास आर क्या होगी, आर का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन। अगर 100 में से 19.9 निकल गया तो बताओ कितना बचा, तो 0.1 बचा कि नहीं बचा। बस कुछ नहीं करना, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा 2.303/K लॉग, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे क्या आ जाएगा 0.1। इसको यहाँ काटेंगे तो ये इसको आगे चला जाएगा तो 10 के पावर 3 आ जाएगा ये। तो फाइनली क्या हो गया 2.303/K लॉग 10 के पावर 3। इस 3 को अपन क्या ले सकते हैं, इधर लेके आ सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये 3 को इधर लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये 3 log 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 log 10। और आप सबको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो फाइनली क्या आ गया अपने पास, अपने पास फाइनली T99.9 क्या आ गया 2.303/K इंटू 3 आ गया। देखो, तो अब देखो अपने पास ये दूसरा इक्वेशन आ गया एक। अब मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को अगर नंबर 2 नाम दे दूं और इस इक्वेशन को नंबर 1 नाम दे दें तो अपन क्या करते, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय क्या कर लेते, इक्वेशन नंबर 2 कर लेते। तो अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 क्या है, T50% इज इक्वल टू 0.693/K और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा T99.9% इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 2.303/K इंटू 3। तो कैसे, तो क्या चला जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया T50/T99.9 इज इक्वल टू, ये कैसे के चला गया, तो ये ऊपर तो बच गया 0.693 और नीचे क्या बच गया 2.303 इंटू 3 बच गया। तो आपको पता है जब इसको इससे काटेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.3010 के पास, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0.3618.30। इसको दोबारा देखो, एक बार काट के देखो, तो ये अपने पास आ जाएगा 2.303 अपॉन डिवाइड बाय, अगर मैं 0.693 करूँ तो ये वैल्यू काटेंगे तो कितनी आएगी, देखिए एक काम करते हैं इस पॉइंट को यहाँ ले जाते हैं तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, तो 23.03 अपॉन 6.9 करेंगे तो ये लगभग आ रहा अपने पास 3.33 के आसपास आएगा। यानी मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 3.3, कितना आ जाएगा 3.3 आ जाएगा। तो 3.3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग क्या आ जाएगा 10 के आसपास आ जाएगा। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन कितना रख सकते हैं 10। तो देखो क्या आ गया फाइनली T50 डिवाइड बाई T99.9 इज इक्वल टू 1/10। तो अगर मैं T99.9 बताऊं तो क्या हो जाएगा 10 इंटू T50%। तो इस तरीके से देखिए ये अपने पास फाइनली क्या आ गया, प्रूव हो गया। ये क्या प्रूव हो गया,
कि 99.9% में लगने वाला जो समय होगा वो T50 का मतलब हाफ लाइफ का कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर डेस्क्रिप्टिव में आपको पूछता है, 12th क्लास की बोर्ड में पूछता है, तो आप इस तरीके से करेंगे। और अगर आपको शॉर्ट में या एमसीक्यूज के रूप में पूछेगा तो आप जो मैंने पहले आपको ट्रिक्स बता रखी है उससे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, डिकम्पोजिशन एक्स एग्जिबिट रेट कांस्टेंट। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसके लिए रेट कांस्टेंट अपने को दे रखा है कितना, 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। माइक्रोग्राम नहीं आएगा यहाँ, सिर्फ आएगा पर ईयर। पर ईयर बोले तो ईयर इनवर्स, क्योंकि रेट कांस्टेंट की तो यूनिट होती है, वो क्या होती है, टाइम इनवर्स होती है। फिर क्या क्या है, हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड, टाइम बताना है कब, जब अपने पास इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है 5 माइक्रोग्राम से कितनी हो जाती है, 2.5 माइक्रोग्राम हो जाती है। देखो दोबारा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 0.05 ईयर इनवर्स। तो अगर कोई मटेरियल जो है एक्स, कोई एलिमेंट है मान लो, वो 5 माइक्रोग्राम से कितना हो रहा है, 2.5 माइक्रोग्राम, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो देखिए अपने को पता लग रहा है ये यहाँ से कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। आधा होने का क्या मतलब है, अपने को क्या निकालना है, टी हाफ लाइफ निकालनी है। क्या निकालना है, T50% या क्या निकालना है, हाफ लाइफ। तो अपने को पता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के, और के की वैल्यू ये दे रखी है तो के की वैल्यू यहाँ पुट करके क्या आंसर नहीं निकाल सकते, आराम से आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली में टी हाफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0.693 बाई, और ये के की वैल्यू कितनी है, 0.05। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करके आराम से निकाल सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, समय जो होगा वो किस में आ जाएगा, ईयर्स में आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ईयर्स में। तो ये निकालना आप घर पे, तो इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। यही मेंस 2019 में है ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन कहता है कि रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस वन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई रेट कांस्टेंट है, कितना दे रखा है, के इज इक्वल टू दे रखा है 4.606 इंटू 10 की पावर माइनस 3। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, एक कोई 2.0 ग्राम से कितना हो रहा है, 0.2 ग्राम, यानी स्टार्टिंग में इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 2.0 ग्राम, और फाइनल कितनी है, 0.2 ग्राम। तो ये पूछा गया कि टाइम निकालो, आराम से निकाल सकते, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से इसको सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, टी क्या कहता है, 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। वैल्यू रख दो 2.303, के की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 4.606 इंटू 10 की पावर माइनस 3, लॉग आर नोट कितना है 2.0 और आर कितना है 0.2। ये तो पता लग रहा है, इससे ये 10 आ रहा है यहाँ पे, तो लॉग 10 की वैल्यू तो वैसे ही 1 हो जानी है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन 4.606, और ये 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से काटेंगे तो 2 दिख रहा है मेरे को तो ये, और इसको लिख सकते हैं अपन 1000, तो 1000 अपॉन क्या आ गया 2, इसको काटेंगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 500। 500 अपने को किस में दे रखा है, देखो सेकंड में, तो आंसर आ जाएगा 500 सेकंड। तो इस तरीके से अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाला सवाल नहीं है, आसान सवाल है, आसान तरीके से कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इफ 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीट 60 मिनट, यानी एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसको 60% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम क्या है, 60 मिनट। तो कह रहा है कि 50% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि भाई 60% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम 60 मिनट, तो 50% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम 50 मिनट, ऐसे करके मत आ जाना। और देखो अगले ने ऑप्शन भी दे रखा है 50 मिनट, पर ऐसे नहीं होगा ये। तो इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वही रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला रख के टाइम निकालना पड़ेगा। कुल मिला के अपने को देखो 50% वाला टाइम निकालना है। 50% का टाइम का मतलब आप समझ गए क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालनी है कुल मिला के। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 बाई के। अगर मेरे को के की वैल्यू मिल जाए तो मैं यहाँ पे पुट करके आराम से टी हाफ निकाल सकता हूँ। तो के की वैल्यू अपने को कहाँ से निकालनी पड़ेगी, देखो के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस वाले डाटा से। तो के बराबर क्या होगा 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन।
तो क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन टी। टी कितना दे रखा है देखिए इसके लिए अपने को 60 मिनट, तो ये आ जाएगा 60 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है। अब देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेंगे, 60% कंप्लीट हो रहा है, यानी अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मानूं तो फाइनल कितनी हो जाएगी 40। भाई अगर अपन स्टार्टिंग को में मान लेते हैं कि 100 इसकी कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग की, तो 60 निकलने के बाद 60 निकलने के बाद कितनी बचेगी 40 बच जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं 100/40। सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, यह 5/2 आ जाएगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2.303 अपॉन 60 लॉग, क्या log 5/2 को आप log 5 माइनस log 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। बस हो गया काम, क्या करना है log 5 और log 2 की वैल्यू रखो। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, दे भी रखी है वैसे तो, देखो 0.7 ले लो आप राउंड ऑफ करके, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है। तो 0.7 में से 0.30 जाएगा तो कितना बच जाएगा 0.4 बच जाएगा। तो फाइनली क्या जाएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.70 में से 0.30 गया तो कितना बच गया 0.40। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई सर। बस अब क्या करना है, इस के की वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई ज़्यादा हार्ड वाला सवाल नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। अब ये करना आप यहाँ पे इसके आंसर निकाल के बताना कितना क्या आता है। यहाँ पे ये के की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास टाइम आ जाएगा। और देखो आगे क्या सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, एक कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू के है, द टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि 99% कंप्लीट होने में लगने वाला जो समय होगा वो कैसे निकालेंगे कि T50% जो है उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 3.33 से, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करो, जितने 99 में डिजिट होती है 9 डिजिट कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कुल मिला के अपने पास आ जाएगा T90% इज इक्वल टू 6.66 इंटू T50, ये आ जाएगा। और देखो ऑप्शन अपने को इसके हिसाब से नहीं दे रखा, ऑप्शन में ये कह रखा है रेट कांस्टेंट के हिसाब से दे रखा है। तो अपने को पता है T50% कितना होता है, T50% होता है 0.693/K। तो इसको अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.66 से। तो फाइनली अपने पास आंसर आ जाएगा T99% का। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×6 = 36, लगभग ये कितना आ रहा है 40 के आसपास। कहाँ देखो 40 के आसपास, सॉरी 40 नहीं 4.0 के आसपास। तो जो 4.0 के आसपास जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा, ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा। ये देखो 4.6 है, इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आने वाली है, लेकिन अपन अगर राउंड ऑफ कर एस्टिमेशन भी करेंगे ना तो भी एक लगभग अपने को पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू आएगी 4.6। देखो कंपटीशन एग्जाम में जब एमसीक्यूज अपन को सोल्व करना होता है तो ऐसे नहीं कि आप एक एक को कैलकुलेट करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको अंदाज लगाना पड़ता है कि इस एमसीक्यूज में से कौन सा लगभग उसके आसपास में आ रहा है, तो उससे अपन पता लगा सकते हैं। अगर बहुत ही नियरली वैल्यू दे रखी है तब तो अपने को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके पता लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर देखो इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, दूर दूर वैल्यू दे रखी, तो आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि अपने पास फाइनली लगभग आंसर कौन सा आएगा जिसमें इधर 4 हो तो 4 इसमें आ रहा है। तो इस तरीके से अपन इसको आंसर को कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने कुछ क्वेश्चंस है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जिसके अपने कंप्लीट कर लिए। अब देखिए एनएस ऑर्डर की कोई रिएक्शन आ जाए, मान लो देखिए एनसीईआरटी में तो आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर तक दे रखा है, और अपन जैसे मान लीजिए सेकंड ऑर्डर के लिए आ जाए, थर्ड ऑर्डर के लिए आ जाए, उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस कैसे निकाले जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसे निकालेंगे, अपने को पता है कि अपन किस तरीके से करते हैं कि जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो अपन इसके लिए जो रेट निकालते हैं आर वो कैसे निकालते हैं -dr/dt, और बराबर क्या होता है के, और जो रिएक्टेंट होता है उसकी पावर क्या ले लेते हैं एन ले लेते हैं। फिर अपन क्या करते हैं इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, -dr/, ये r की पावर n नीचे आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा k/dt। फिर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करके फाइनली अपने पास ये आ जाता है dr/r इसके पावर n और -k/dt। फिर अपन क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो r0 से r हो जाता है, मतलब इनिशियल से फाइनल कंसंट्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन 0 टाइम से लेके t टाइम तक हो जाता है। तो जब इतना सब कुछ करते हैं उसके बाद में अपने पास एक क्या आ जाता है, रेट कांस्टेंट जो k होता है उसका फॉर्मूला आ जाता है।
तो मैं आपको एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूँ, उससे आप के का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो वो होता है के इज इक्वल टू 1/n-1 t 1/r की पावर n-1 माइनस 1/r0 की पावर n-1। सर आर क्या है यहाँ पे? आर है अपना बेटा फाइनल कंसंट्रेशन, और r0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये याद रखेंगे। इसी के साथ अगर आप टी हाफ की रिलेशन देखना चाहते हैं तो वो हाफ का रिलेशन भी क्या होता है? r0 की पावर n-1। तो यहां से ये वाले दो फॉर्मूलों से आप, अगर आपको रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालना है फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा की कोई रिएक्शन हो उसके लिए, तो आप ये वाले फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हो। जैसे देखो अपन निकाल के देखते हैं एक के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे को n=2 के लिए फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहली बात एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो रिलेशन है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए या फिर सेकंड ऑर्डर से ज्यादा की रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर मेरे को सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे निकालना है तो मैं क्या रखूंगा? यहाँ पे 2, तो 2 - 1 1 हो गया। तो k बराबर क्या जाएगा? 1/t। यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 - 1 यहाँ बच गया 1/r, माइनस ये भी क्या हो गया 1/, तो ये हो जाएगा 1/r। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में n=2 रखता हूँ, मतलब सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगी। तो ये आप ध्यान रख लेंगे इसको। इसी के साथ अगर मैं क्या करूं, हाफ लाइफ में रिलेशन देखना चाहूं टी हाफ, तो क्या हो जाएगा? r0, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 बच गया। तो ये कुल मिला के ये हाफ लाइफ में भी अपने पास क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा। तो ये दो रिलेशन आ गए किसके लिए? n=2 ऑर्डर के लिए। इसी तरीके से मान लीजिए आपको n=3 ऑर्डर के लिए निकालना है, तो अपन 3 ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं। देखो जैसे n=3, मतलब अगर थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो अगर आप यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 - 1 2 हो गया, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1/t का स्क्वायर अपॉन 1/r का स्क्वायर माइनस 1/r0 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गया। तो इस तरीके से आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं। और अगर अपन को टी हाफ लाइफ के अंदर रिलेशन चाहिए तो हाफ लाइफ में क्या रिलेशन हो जाएगा? ये जो टी हाफ होएगी वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल 1 इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इस तरीके से ये आपके सेकंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, और साथ ही क्या आ गया? हाफ लाइफ में रिलेशन भी आ गया। तो ये वाला, इस तरीके से आप कोई सी भी ऑर्डर के लिए क्या निकाल सकते हैं? रेट कांस्टेंट, अगर आपको ये वाले दो फॉर्मूले पता है तो इस तरीके से अपन करके देख सकते हैं। अब देखो कुछ ग्राफ वगैरह देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बनानी है? ग्राफ बनानी है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो अपन जैसे देखो कुछ ग्राफ खींचनी है अपने को। अगर जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ कंसंट्रेशन r0, या फिर यहाँ ले लेते हैं अपन टाइम ले सकते हैं। इधर क्या ले लेते हैं? टाइम ले लेते हैं। इधर वही क्या ले लेते हैं? कंसंट्रेशन ले लेते हैं। और इधर क्या ले लेते हैं? टाइम। तो अगर n=2 के लिए बना रहे हो आप, सेकंड ऑर्डर के लिए बना रहे हो, तो अगर मैं स्क्वायर करूँ इसका तो ऐसे कैसे हो जाएगी? सीधी रेखा आ जाएगी। और अगर मैं n=3 के लिए यानी थर्ड ऑर्डर के लिए बनाना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगी। किस किस के बीच में बन गई ये ग्राफ? कंसंट्रेशन के और टाइम के बीच में। हम मान लीजिए, जैसे मान लो आपको ग्राफ पूछ ली गई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किस किस के बीच में? 1/r वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ पूछ लिया गया मान लो आपको। यानी यहाँ पे अगर 1/r रख ले अपन और यहाँ रख ले t, तो ग्राफ कैसे बनेगी? देखो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी आपको ग्राफ बनानी हो
तो सबसे पहले उसका मेन इक्वेशन देखिए क्या होता है। तो मेन इक्वेशन देखो, अभी अभी अपन ने क्या लिखा था कि n बराबर 2 के लिए जो मेन इक्वेशन है, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, n बराबर 2 के लिए। n बराबर 2 के लिए मेन इक्वेशन लिखा था अपन ने k इज इक्वल टू 1/t 1/r माइनस 1/r नॉट। तो मेरे को क्या होगा, इस 1/r को y एक्सिस पे लेके जाना पड़ेगा, मतलब एक तरफ ले जाता हूँ। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा kt बराबर 1/r माइनस 1/r नॉट। अगर अपन इस 1/r को इधर रख लें या इधर ले जाए तो ये वाला ऐसे आ जाएगा, तो 1/r ये है kt और प्लस क्या हो जाएगा 1/r। तो देखिए अगर मैं इसको y एक्सिस पे रखूँ, इस t को x एक्सिस पे रखूँ, तो ये जो k होगा वो स्लोप हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा अपने पास इंटरसेप्ट। तो ये क्या किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हो जाएगा। और अपने को पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे जहाँ पे जो स्लोप होगी m वो किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर, और ये जो इंटरसेप्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1/r नॉट के बराबर। तो इस तरीके से आप ग्राफ भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो हाफ लाइफ और 1/r नॉट के बीच में आपको ग्राफ बनानी है, इस किसके बीच में बना रहे हैं अपन ग्राफ, 1/r नॉट और हाफ लाइफ के बीच में अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो कैसी आ जाएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यानी अपना ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ भी आप देख सकते हैं। ये किसके लिए ग्राफ है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, जब ऑर्डर कितनी हो n बराबर 2 हो। तो इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा बातें आप ध्यान रखेंगे जो आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आ सकती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए न्यूमेरिकल करने, जिसमें प्रेशर के अंदर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो। कहने का मतलब मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है और उसके अंदर गैसेस दे रखी है, रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है, और फिर अपने को वहां क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। देखो अपन ये क्वेश्चन देखो आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है, यहीं से देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट निकालिए। तो देखो कैसे इसका रेट कांस्टेंट निकाला जाएगा। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए जो अपने को दे रखा है। क्या दे रखा है, 2N2O5 ये किस में डिकम्पोज हो रहा है, N2O4 प्लस O2 में डिकम्पोज हो रहा है। तो इसके लिए अपने को के निकालना है। आपको पता है के की जो वैल्यू होती है, के कैसे निकाला जाता है, 2.303 अपॉन टी लॉग रिएक्टेंट अपॉन सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो गैसियस रिएक्शन में क्या होगा, या इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह तो आ जाएगा इनिशियल प्रेशर यानी पीआई, और आर की जगह आ जाएगा फाइनल प्रेशर। और ये इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर किसका रखना है, अगर आपको ये बातें पता चल जाए, ये किसका रखना होता है, रिएक्टेंट का। तो अगर मेरे को इन दोनों की वैल्यू मिल जाए तो मैं के आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि टाइम ऑटोमेटिकली अपने को यहाँ पहले से दे रखा है, कितना है 100। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन से पता लग रहा है कि जीरो टाइम पे जो इनिशियल प्रेशर था वो तो कितना हो गया 0.5। तो यानी पीआई की वैल्यू तो अपने को मिल गई। अब 100 सेकंड बाद में जो प्रेशर हो जाता है वो कितना होता है 0.512। लेकिन ध्यान रखिए ये जो फाइनल प्रेशर है वो पूरी रिएक्शन का है। रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जब रिएक्शन आगे बढ़ी तो इसमें से कुछ पार्ट इसका भी बन गया और इसका भी बन गया। तो अगर मैं तीनों को मिलाऊं तो तीनों को मिलाने के बाद में जो गैस का प्रेशर है वो कितना है 0.512। पर अपने को फॉर्मूले में पूरा नहीं रखना, पूरी रिएक्शन का प्रेशर नहीं रखना, अपने को तो किसका रखना है, रिएक्टेंट का। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्टेंट का प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मैं मान लेता हूं कि t बराबर 0 टाइम पे इसका जो इनिशियल प्रेशर है वो पी आई है, तो इसका 0 और 0 होगा। और t आफ्टर 100 सेकेंड बाद में कितना हो गया, तो इसमें से पी आई में से मान लेते हैं x पार्ट निकल गया, और यहाँ वो x और x पार्ट आ गया। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 है तो आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी कॉफिशिएंट 2 है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2। यहाँ कॉफिशिएंट 1 है तो ये 1 का 1 रह जाएगा। अब देखिए क्या कहना चाहता है ये, अब ये कह रहा है कि जो ये आया है ना 100 सेकंड के बाद में ये जो वैल्यू आई है इसका टोटल प्रेशर कितना है, ये वाला है। तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया कि पी आई माइनस 2x प्लस 2x और प्लस x ये बराबर कितना है 0.512। तो अगर मैं यहां से 2x को 2x को हटा दूंगा, देखो वापस अगर अपन यहां से 2x को 2x हटा देंगे तो क्या आएगा, पी आई प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0.512।
ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो इनिशियल प्रेशर तो क्या है पी आई, और बाद में फाइनल प्रेशर कितना है पी आई माइनस टू एक्स। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो पी एफ है वो किसके बराबर है? पी आई माइनस टू एक्स के बराबर है। अरे किसके बराबर है? पी आई माइनस टू एक्स। तो अगर अपने को पी आई माइनस टू एक्स की वैल्यू मिल जाए इससे, तो अपन क्या करेंगे, वो वैल्यू वहां पुट करके आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपन देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, तो अपने पास आ गया पी आई प्लस एक्स बराबर क्या आ गया 0.512। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालू तो आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे भाई? x बराबर क्या हो जाएगा? 0.512 माइनस पी आई, और पी आई की वैल्यू कितनी है ये, तो इसको लिखेंगे 0.500 लिख दो। तो x बराबर मेरे पास आ गया 0.012, ये आ गया साहब। अब मेरे को क्या चाहिए? पी आई प्लस टू एक्स चाहिए। तो अगर मैं x को 2x लिखूंगा तो 2x बराबर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 12 टू जो 24 होता है तो 024 आ गया। ये आ गया 2x की वैल्यू। और पी आई कितना है? 0.5। तो फाइनली पी आई प्लस टू एक्स अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना हो गया? तो पी आई कितना है? 0.500, और टू एक्स कितना है? ये 0.024। तो ये कुल मिला के कितना आ गया? इसको करेंगे तो 0.524 आ जाएगा। ये लो सर, ये अपने को किसकी वैल्यू मिल गई? पी एफ की। और पी आई की वैल्यू कितनी है? 0.5। बस अब कुछ नहीं करना अपने को, पी आई की जगह ये वैल्यू और पी एफ की जगह कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू रखनी है। तो अगर आप यहाँ पे पी आई की वैल्यू ये वाली और पी एफ की वैल्यू ये वाली रखेंगे तो यहाँ पे आप टाइम 100 रख के आराम से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो के बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी की जगह 100 आ जाएगा लॉग पी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.500, और पी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.524। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये करना, इसको आप बताना क्या आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी प्रेशर की टर्म में अगर अपने को कोई रिएक्शन दे रखी है तो वहां से अपन कर सकते हैं। देखो एक टाइप का सवाल इस तरीके से आता है। क्या सवाल है ये? क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि वही N25 टू ट्राई मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आफ्टर 30 मिनट। 30 मिनट के बाद में जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें टोटल प्रेशर हो जाता है कितना अपना? 284.5 mmHg। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट कब होती है? जैसे इनफाइनाइट टाइम पे होती है, अपने को पता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाता है? 584.5। मतलब अब की बार रिएक्शन की दो स्टेप में जा रही है। पहले इनिशियल से स्टार्ट होगी, फिर 30 सेकंड के लिए, किसके लिए दे रखा है? 30 मिनट के लिए, और फिर बाद में फाइनल जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वैसे। तो अब की बार अपने को क्या है कि किस तरीके से इसको अप्रोच लगानी पड़ेगी। देखो जैसे सबसे पहले अपने पास रिएक्शन है 2N25, और इससे क्या बन रहा है? 4NO2 बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है? ऑक्सीजन गैस बन रही है। तब क्या है? गैसेज है। तो वही अपन लिखेंगे कि अगर t बराबर 0 टाइम पे इसका इनिशियल प्रेशर मान लेते पी आई है तो इसका 0 हो जाएगा। फिर t आफ्टर 30 सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं, मिनट्स, तो 30 मिनट बाद में क्या होगा? इसमें से पी आई माइनस में से कुछ x पार्ट निकल जाएगा, वो x इधर आ जाएगा और x कहाँ आ जाएगा? इधर। अब कॉफिशिएंट 2 है तो आपको पता होता है कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x। तो अब इसकी जो वैल्यू है, यानी इसका अगर मैं सम करूं तो इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? देखो 284.5। तो कुल मिला के मेरे को यहाँ पता क्या लग रहा है कि पी आई माइनस टू एक्स प्लस 4x और प्लस एक्स, ये किसके बराबर है? 284.5 के, हाँ 5 के। ठीक है सर, तो यहाँ 4x 5x, 5x में से 2x गया तो 3x बच गया। तो पी आई प्लस 3x की जो वैल्यू हो गई वो मेरे पास कितनी आ गई? 284.5 वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। देखो के अपने को पिछली बार की तरह कैसे निकालना है? वैसे ही के इक्वल टू क्या होगा? 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। तो सर अब की बार फाइनल प्रेशर कौन सा है भाई? इनिशियल प्रेशर तो क्या है? पी आई, जो अपने को निकालना पड़ेगा, और फाइनल प्रेशर कौन सा है? पी आई माइनस टू एक्स। तो इनिशियल प्रेशर भी अब की बार अपने को नहीं दे रखा, तो सबसे पहले अपने को इनिशियल प्रेशर निकालना पड़ेगा पी आई। तो पी आई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? जब एक्स की वैल्यू आ जाए, या तो अपने को एक्स की वैल्यू आ जाए तो पी आई निकाल लो, या फिर पी आई आ जाए तो एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो अभी देखो कैसे आगे कैसे सोल्व करेंगे, आगे वाला डाटा काम में लेंगे। आगे वाला डेटा कह रहा है कि रिएक्शन जब पूरी कंप्लीट हो जाती है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि टी
कितने टाइम में हो रही है? इनफाइनाइट टाइम में हो गया, आपको पता है। तो यहाँ से पूरा का पूरा ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका प्रेशर तो कितना हो जाएगा? इसका प्रेशर तो कितना हो जाएगा? 0। और ये सारा का सारा प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें। तो इसका प्रेशर हो जाएगा पी आई, और इसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा? पी आई। फिर वही कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 पी आई आ जाएगा और ये पी आई रह जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि इन तीनों का जो मिला के टोटल प्रेशर है, यानी 0 + 4 पी आई + पी आई, ये फाइनल जो प्रेशर है वो कितना? इतना, यानी ये है 584.5। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया 5 पी आई = 584.5। तो क्या मैं यहाँ से पी आई नहीं निकाल सकता? तो पी आई आ जाएगा, यहाँ से पी आई निकालेंगे तो आ जाएगा अपने पास 584.5 डिवाइड बाई 5। अब देखो क्या करना है, अब सारा काम आप खुद करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, ये पी आई की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे। जैसे पी आई की वैल्यू रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे, और ये एक्स की वैल्यू जो आएगी वो रखेंगे यहाँ। बस जैसे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो पी आई की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, और फाइनली पी एफ की वैल्यू क्या है? पी आई - 2x, वो वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू रखे, और टाइम कितना है? टाइम तो अपने को 30 मिनट दे ही रखा है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कुल मिला के अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि रेट कांस्टेंट की जब वैल्यू निकाली जाती है तो अपन क्या लिखते हैं? इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय फाइनल प्रेशर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है क्या याद रखने की है कि इनिशियल और फाइनल प्रेशर जो होता है वो किसका होता है? रिएक्टेंट का। ये मत भूलना आप। अगर आपको ये पता है कि भाई ये प्रेशर अपने को रिएक्टेंट का रखना होता है, प्रोडक्ट से अपने को कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। रामसर बायोलॉजी के नाम से अपना प्ले स्टोर पे ऐप है, इसके अलावा यूट्यूब पे जो चैनल बना रखा है वो भी अपने रामसर बायोलॉजी के नाम से, जिसपे अपनी रेगुलर वीडियोज आती है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की। तो अगर आप नीट, जेई, सीयूटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से आराम से आप अपनी तैयारी को मदद दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए लगभग आधे से ज्यादा 70% से ज्यादा अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लगभग 80% के आसपास अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। थोड़ा बहुत कुछ और इसमें रहा है। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। जैसे अपन ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखी थी, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आती है वो कंसंट्रेशन के इफेक्ट में आती है। तो कुछ और इसके अलावा क्या क्या फैक्टर है तो देखो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो आपको पता है कंसंट्रेशन का इफेक्ट तो सीधा सीधा क्या होता है? रेट पे कैसा होता है? कंसंट्रेशन की पावर एन। अरे ये इफेक्ट अपन पढ़ चुके हैं ना पहले। यहाँ एन क्या है? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही तो होती है। तो ये तो बहुत डिटेल से अपन पढ़ के आए हैं। डिटेल से क्या, पूरा चैप्टर ही अपन लगभग यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको पता है। दूसरा क्या लिखा है? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या कह रहा है कि रिएक्शन विच इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स अकर एट स्लो रेट। अगर रिएक्टेंट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे तो रिएक्शन की रेट में क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा, यानी रेट कैसे हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तीसरा है एक्सपोजर ऑफ लाइट। अगर आप देखिए जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो रेट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो रेट जो होती है वो इंटेंसिटी जो होती है लाइट की उसके प्रोपोर्शनल होगी। तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे। कुछ रिएक्शंस होती है जो लाइट की प्रेजेंसी में होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे H2 + Cl2 रिएक्शन, यहाँ से 2HCl जो गैस बनती है वो लाइट की प्रेजेंसी में होती है। अगर आप अंधेरे में रखोगे इस हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को तो रिएक्शन ही नहीं होगी। नेक्स्ट देर का सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता है कि जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही रिएक्टेंट इसके आगे ऊपर आगे चिपकेंगे, या फिर रिएक्टेंट का सरफेस बढ़ेगा उतना ही रिएक्टिविटी के लिए क्या मिल जाएगी? जगह मिल जाएगी। तो ये तो सबको पता है कि रिएक्टेंट की सरफेस एरिया बढ़ाएंगे अगर अपन तो रेट भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये कुछ फैक्टर है, ध्यान रखना है, इसको ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रहना चाहिए आपको कि कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर। देखिए ये टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो एक पूरा एक अच्छी तरीके से टॉपिक दे रखा है कि टेम्परेचर को इफेक्ट कैसे होगा रिएक्शन में। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट हो या रिएक्शन की रेट हो, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा? टेम्परेचर का ही पड़ेगा। तो लिखा है कि द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 or 3 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 यूनिट्स। अगर मैं टेम्परेचर को लगभग 10 डिग्री से या 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ा दूं, यूनिट्स का मतलब है आप कोई भी टेम्परेचर की यूनिट ले सकते हैं, उससे बढ़ा देंगे तो रेट कांस्टेंट जो होगा वो K से 2K या फिर 3K के आसपास हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने जैसे भी बताया कि टी टेम्परेचर पे मान लीजिए कि जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है? K10। और अगर मैं T + 10 डिग्री पे या यूनिट पे करूँ तो वो हो जाता है, मान लेते हैं
के 10 प्लस टी। मान लेते हैं ये तो टी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है, ये किस पे है 10 से यूनिट बढ़ाने के बाद में है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूं यानी के 10 प्लस टी अपॉन के 10, अगर ये आप निकालेंगे तो ये लगभग किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ये टी लिखा है सॉरी कैपिटल टी है, तो ये लगभग किसके बराबर आ जाएगा 2 और 3 के बराबर। तो इसका जो रेशियो है इसको ही अपन क्या बोलते हैं, न्यू से भी डिनोट करते हैं, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इस न्यू को क्या नाम दिया गया है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इसको बोलते हैं अपन टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान रखेंगे जब भी आप 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से अगर किसी रिएक्शन को टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो डबल या ट्रिपल हो जाएगा। देखो और क्या क्वेश्चन दे रखा है, चलो अब देखो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भर भर के सवाल आते हैं इसमें से, आरएनएस इक्वेशन। जैसे अभी अपन ने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या हो जाता है ऐसा, ये समझाने के लिए एक साइंटिस्ट से क्या नाम है आरएनएस, उन्होंने इक्वेशन दिया जिसको अपन क्या बोलते हैं आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस इक्वेशन देखो क्या कहता है अपने को, देखो आरएनएस इक्वेशन क्या है, आरएनएस इक्वेशन अपने पास जो होता है वो होता है K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। और सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इस इक्वेशन को आप कभी नहीं भूलें। के क्या है यहाँ पे सर, के है सर रेट कांस्टेंट, बहुत बढ़िया सर। ए क्या है, ए को बोलते हैं आरएनएस कांस्टेंट। आरएनएस कांस्टेंट या इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ई क्या है सर, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। बस ये सारा जो कुछ होगा कांड वो सब किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी बड़ी काम की चीज है। सर आर क्या है, आर अपना है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप जानते ही हैं 8.314, अगर जूल में ले तो ये होगी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अलग अलग वैल्यू होती है, पहले बताया हुआ है सब आपको। और टी क्या है अपने पास, टेम्परेचर। तो इस तरीके से इसको अपन क्या बोलते हैं, आरएनएस इक्वेशन। थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में देख लीजिए क्या होती है, वैसे तो आगे अपन पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है और ये कोई एनर्जी है। तो जैसे मान लेते हैं ये रिएक्शन जो है इस तरीके से चल रही है, यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ क्या है प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन को क्या होता है, रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में बदलते हैं तो उनके पास एक मिनिमम एनर्जी अपने को रिक्वायर्ड होती है। टोटल जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको तो क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये तो कौन सी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सब आप आगे पढ़ेंगे। और ये इतनी जो एनर्जी है इसको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट की एनर्जी। अब देखो थ्रेशोल्ड में से यानी टोटल एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दे तो ये जो एनर्जी, इतनी एनर्जी अपने को जो चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यही है इंपॉर्टेंट, इसको बोल रहे हैं अपन क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको और आगे अपन डिटेल से देखेंगे। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ही जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी बात और करेंगे आगे। अब देखो अगर अपन क्या करें, दोनों तरफ लॉग कर दे, यानी अपने पास जो फॉर्मूला है क्या कि K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लूँ तो K का नेचुरल लॉग कितना हो जाएगा, ln के। भाई इसको क्या लिख सकते हैं, ln के, यहाँ क्या जाएगा ln ए, और जब इसका नेचुरल लॉग लिया जाएगा तो ई हट जाएगा, तो फाइनल क्या जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो अगर मैं इसको y एक्सिस पे ले लूँ और इस 1/t भाई जो है इसको मैं अगर 1/t को किस पे ले लूँ, x एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम और ये क्या हो जाएगा c। तो कुल मिला के y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया, ये इस तरीके से। तो ये y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखो यानी यहाँ पे y एक्सिस पे तो अपन क्या ले रहे हैं, ln के, क्या ले रहे हैं ln के, और ये जो x एक्सिस है इस पे अपन ने क्या लिया 1/t, यानी यहाँ क्या ले लेंगे 1/t ले लेंगे। तो अपना जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, कैसे, ऐसे करके, जहाँ पे जो स्लोप होगी m जो होगी वो तो किसके बराबर हो जाएगी,
माइनस ई ए बाई आर के बराबर, ये ध्यान रखेंगे। और जो इंटरसेप्ट होगा आपका ये, वो किसके बराबर हो जाएगा, एल एन ए के बराबर। तो ये ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि आर एन एस इक्वेशन के लिए एल एन के और 1/t के बीच में ग्राफ बना हुआ है, तो बताइए उसकी स्लोप किसके बराबर होगी, या फिर यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जा सकता है। इसके अलावा और कैसा ग्राफ से रिलेटेड सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो भी देख लो। जैसे अपन क्या करें, इस ln को किस में चेंज कर दे, log की बेस 10 में चेंज कर दे। तो अगर मैं इसको log की बेस 10 में चेंज करूंगा तो क्या होगा, देखो अपने को पता है जब भी log की बेस 10 में चेंज हो जाता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2.303 log की बेस 10 के। अब ये कौन सी बेस आ गई, log की बेस 10 के इज इक्वल टू, इसको भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2.303 log बेस 10 ए, और माइनस क्या आ जाएगा, ई अपॉन आर टी। अब मैं क्या करूं, 2.303 से सबको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फाइनली क्या फॉर्मूला बन जाएगा, log 10 के log बेस 10 ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। भाई जैसे मैंने 2.303 से क्या किया, मैंने ये किया है कि सबको 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो इससे कट गया तो ये कट गया, इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ से, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, 2.303 से डिवाइड कर दिया। तो इसको जब डिवाइड करोगे आप फाइनली, तो ये वाला इक्वेशन है। अब अगर अपन क्या करें, log 10 के और 1/t के बीच में ग्राफ बनाए, अगर आप यहां पे मैं अब की बार क्या ले लेता हूं, log बेस 10 ले लेता हूं, log बेस 10 के इधर, और यहां क्या ले लेते हैं, वही 1/t। इसके बीच में अब ग्राफ बनाएंगे तो देखो क्या होगा, ये तो आपका y एक्सिस पे आ जाएगा, और ये 1 जो t होगा वो किस पे आ जाएगा, x एक्सिस पे। तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, स्लोप सॉरी एम हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, इंटरसेप्ट। तो वापस y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बन गया। तो कैसे बनेगा आपको पता है, वही इस तरीके से, यहाँ पे जो स्लोप होगी m, वो अब की बार किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ए अपॉन 2.303 आर के बराबर, और ये जो इंटरसेप्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, log बेस 10 ए के बराबर। ये लो साहब, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं आपको, जब भी नेचुरल लॉग आएगा ln लिखा होगा तो 2.303 नहीं आएगा, और जब log बेस 10 लिखा होगा तो फिर क्या आ जाएगा, 2.303, क्योंकि ln को अपन log बेस 10 में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बात है वो सर क्या है, वो ये है कि जो स्लोप होती है ना, वो इसमें तो इसके बराबर होती है और इसमें इसके बराबर होती है। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है। और देख लो इसमें क्या इक्वेशन बनता है। जैसे देखो अगर क्या करें अपन, टेम्परेचर को चेंज कर दे, जैसे मैं मान लेता हूं कि T1 टेम्परेचर है, उस पर मेरे पास रेट कांस्टेंट कितना है, K1, और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कितना है, K2। तो क्या अपने पास दो इक्वेशन बन जाएंगी क्या, कैसे सर, देखो कैसे, अपन ने अभी लिखा log K बराबर, log के बराबर अभी क्या आया था अपना, ये log A माइनस ई ए बाई आर टी। तो क्या हो जाएगा ये, log A माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो अगर मान लो मैं T1 टेम्परेचर को T1 कर देता हूं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, K1, और इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, 1। तो T2 टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ये log K2 बराबर log A माइनस ई ए अपॉन आर T21। अगर ये इक्वेशन क्या हो गया, 2। अब मैं क्या करूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूं अगर, या फिर क्या करूं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन अगर 1 अपन करते हैं, तो अपने पास जो फाइनली फॉर्मूला बन के आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना आप, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं क्या आएगा। अपने पास फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा log K2 बाई K1 बराबर, देखो इससे तो ये कट ही जाएगा भाई, log A से तो क्या होगा, ये log A कट जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये आ जाएगा ए अपॉन आर, सॉरी 2.303 आर, कितना, 2.303 आर, और यहाँ अपने पास आ जाएगा 1/, या फिर मैं इसको डायरेक्ट ही बता दूं तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कोई न्यूमेरिकल जो होगा वो इस फॉर्मूले से आप कर पाएंगे। ठीक है सर, आ गया समझ में। तो कौन सी चीज क्या है वो और बता दो।
भाई K1 क्या है, K1 तो है रेट कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर, और K2 क्या है, रेट कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर। K1 तो T1 टेम्परेचर पे, K2 क्या है, T2 टेम्परेचर पे। ये क्या है सर, ये अपने पास हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। और R आपको बताइए, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ले सकते हैं। अगर आप यूनिट चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो ये वाला याद रखेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं अपन को है तो। जैसे क्वेश्चन दे रखा है जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कोई रिएक्शन है, द रेट कांस्टेंट फॉर अबू रिएक्शन 200 केल्विन एंड 300 केल्विन। साफ साफ पता चल रहा है कि T1 दो टेम्परेचर अपने को दे रखा है। T1 जो दे रखा है वो तो 200 केल्विन दे रखा है, और T2 कितना दे रखा है, 300 केल्विन दे रखा है। 200 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट है वो है 0.03, यानी मैं K1 कितना मानूं, 0.03। यूनिट क्या लिखी है, मिनट, मिनट इनवर्स आएगा यहाँ, तो ये होगी मिनट इनवर्स। और जो अपने पास K2 दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.05। ये भी मिनट इनवर्स करेंगे आप यहाँ, तो ये हो गया सर मिनट इनवर्स। बस कुछ नहीं करना, क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। आर की वैल्यू आपको दे ही रखा है, सब कुछ तो दे दिया अगले ने, और क्या चाहिए, और क्या जान लोगे। ठीक है सर, दे दिया तो कर लेंगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन हो जाएगा T1 T2। वैल्यू पुट करो, वन से निकाल लो। log K2 बाई K1, K2 कितना है 0.05 अपॉन K1 कितना है 0.03 इज इक्वल टू, ई अपने को निकालनी है, ये निकाल लेंगे 2.303। आर की वैल्यू कितनी है, आर है 8.314। सर T2 कितना है 300 केल्विन, तो 3 माइनस 200 डिवाइड बाय 300 इंटू 200, 200 बाई 300 कर दो, हाँ सर इंटू कर दो, चाहिए कर दो। अब देखो अगर आप ये सोल्व कर लेते तो ये निकाल लेते, तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो 5/3 हो गया। कुल मिला के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 5 माइनस log 3। आपको पता है log 5 की वैल्यू आप कितनी ले लेंगे, 0.7 ले लेंगे, और log 3 की वैल्यू तो सबको पता ही है 0.48 होती है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके क्या ये नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। मैंने तो सुना है कि आप जैसे मैथ जो है वो किसी के ही नहीं है, तो क्या आप यहाँ से ये नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको निकाल के बताएंगे आप फाइनली क्या आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से और भी देखो कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं अपने को, और भी अपन क्वेश्चंस बनाएंगे, पर अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 5 आएगा, इसमें इसके कुछ क्वेश्चंस अपन देखेंगे, और जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया इस चैप्टर का वो भी अपन देखेंगे। तो देखिए लगभग अपन ने सारे थ्योरी कर ली, फॉर्मूले भी कर रहे हैं, साथ में क्वेश्चंस भी कंपटीशन से रिलेटेड या कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैसे आप बोर्ड में सोल्व करेंगे वो भी अपन देख रहे हैं। तो अगर आप रेगुलर लेक्चर्स देखते हैं तो यकीन मानिए कि लेक्चर्स आपकी बात बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तो आपकी कोई भी डाउट नहीं आएगा, और सारे क्वेश्चंस में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आओ उसको आराम से आप बना लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।